नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे हम कॉकरोचों के बारे में, हम भेड़ बकरियों से गए बीते लोगों के बारे में, और मुर्गों और दूसरे जो खाने वाले जानवर हैं उनसे भी ज़्यादा इंसान की बदतर परिस्थितियों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कल जो हुआ क्या वो सचमुच भगदड़ था या कुछ और था। मेरी जो जांच कहती है, मेरी जो एनालिसिस कहती है, वो ये है कि कल इतनी मौतें भगदड़ के कारण नहीं हुई, ये मौतें किसी और वजह से हुई हैं। वो वजह क्या है उसको भी समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि इसे भगदड़ क्यों नहीं कहा जा सकता। हम ये भी समझेंगे कि वो वजह मौजूद क्यों हुई। इस देश की सरकार ऐसे हालात कैसे पैदा करती चली गई, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण हम और आप कॉकरोच हैं, और जो कॉकरोच नहीं हैं वो जॉम्बी कॉकरोच हैं, यानी जिनको कोई दूसरा चलाता है। बातचीत करेंगे आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ की। कल रात को मैं वहाँ मौजूद था और वहाँ पर करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं ट्रेन से उतरा। वहाँ जो हालात थे, जिस तरह से लोगों से बात हुई, बहुत ज़्यादा शूट करने का मन नहीं किया क्योंकि वहाँ सुनसान पड़ा हुआ था। जहाँ मौतें हुई हों वहाँ कैमरा लेकर देर रात में आप सिर्फ अपना कंटेंट बना रहे होते हैं। लेकिन ये जानकारी एनालिसिस करना ज़रूरी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि मुझे ये स्टैम्पीड क्यों नहीं लगती है, मुझे ये भगदड़ क्यों नहीं लगती है। जब मुझे भगदड़ नहीं लगती है तो उसके पीछे मैं कुछ कारण देख रहा हूँ। वो कारण मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा एलिमेंट किसी भी भगदड़ के पीछे एक एलिमेंट होता है। देखिए, 5 चीज़ें भगदड़ के लिए ज़रूरी हैं। एक तो ये कि कोई एक चीज़ हो इसको जो भगदड़ को ट्रिगर करे। दूसरा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला, घनत्व वाला क्राउड हो, यानी बहुत सारे लोग हो वहाँ पे। तीसरा, कोई डर हो या कोई पैनिक हो लोगों के अंदर। चौथा, आने जाने की जगह बहुत कम हो बच निकलने के लिए, यानी गेट वेट दरवाजे छोटे हों। और इसके साथ साथ चेन रिएक्शन हो, लोग एक दूसरे से डर के, एक दूसरे की बात सुन के और उसको प्रेरित होकर काम करने लगे, मतलब चेन रिएक्शन हो। और सबसे बड़ा और आखिरी कि भैया लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाएं। ये चीज़ है जो भगदड़ के एलिमेंट हैं। एक सिरे से चलते हैं। कल इवेंट में पैनिक नाम का और डर नाम का क्या कोई एलिमेंट था? क्या ये हुआ था कि वहाँ से सांड आ रहा है मारने के लिए भागो? क्या ये हुआ था कि आतंकवादी आ रहे हैं? क्या ये हुआ था कि छत गिरने वाली है? किसी भी प्रकार की ना तो कोई अफवाह, ना कोई घटना ऐसी हुई थी जिसके कारण पैनिक हो, अफरा तफरी हो। किसी भी तरह का कोई भी अनाउंसमेंट अगर प्लेटफॉर्म बदलने का भी होता है, जैसा कि कल प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया है, उस स्थिति में भी बाकायदा जो अनाउंसर होता है वो कहता है आराम आराम से जाएं, हमेशा कहता है। कल तो हुआ ही नहीं था तो अनाउंस कैसे करता? एक और चीज़ है कि ट्रेनें आती हैं, प्लेटफॉर्म से चली जाती हैं, पर यहां पर अगर इवेंट ट्रिगर नहीं करने वाला कोई था, कोई पैनिक भी नहीं था, फिर क्या वजह थी? तो हम आते हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड एग्जिट की बात है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको अगर निकलना हो किसी प्लेटफॉर्म से तो सकरी से सीढ़ियां हैं, और अगर वो पहला प्लेटफॉर्म है तो साथ में 2 छोटे छोटे दरवाजे भी है जिससे आपको चेकिंग करके अंदर जाना होता है और निकलना होता है। यानी इमरजेंसी एग्जिट के नाम पे कोई इंतज़ाम स्टेशन पे नहीं है। इसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है वो चेन रिएक्शन वाली चीज़ है। तो ऐसा चेन रिएक्शन वाली भी कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि कोई पैनिक ही नहीं था, खतरा ही नहीं था। तो इस देश का मीडिया इसको भगदड़ क्यों कहना चाहता है? आखिर ये भगदड़ उन्हें किस तरह से लगती है? बार बार सब जगह इसको भगदड़ क्यों कहा गया? इस पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले आपको मैं ये बताऊँ कि ये भगदड़ नहीं है तो क्या है। ये भगदड़ नहीं है बल्कि ये ओवर क्राउडेड एटमॉस्फेयर का नतीजा है। ये क्या होता है? जिसने भीड़ से भरी हुई बस में कभी यात्रा की हो,
जिसने भीड़ से भरी हुई ट्रेन में कभी यात्रा की हो या किसी मंदिर में या किसी और जगह पर जब ठसाठस भीड़ में वो गया हो तो आपने एहसास किया होगा कि क्या होता है, ज़रा सा भी भीड़ का धक्का आता है तो आपके पाँव ज़मीन से उखड़ जाते हैं। ज़रा सा भी धक्का आता है आपके पाँव ज़मीन से उखड़ जाते हैं। और जब आपके पाँव ज़मीन से उखड़ते हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक ही कारण होता है, और वो कारण होती है अतिशय भीड़, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़। हम इस प्रोग्राम में आगे डिस्कस करेंगे कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी तो क्यों थी और क्यों उसे रोका जाना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी ये एक सबसे बड़ा कारण बना इस जगह पर लोगों की मौत का। आप इस महिला के बयान को सुनिए जो आपको इसके बारे में साफ साफ बता रही है कि किस तरह से वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं हुई थी, बल्कि भीड़ ज़्यादा होने के कारण इनके पाँव उखड़ गए थे। इसकी ननद की मौत हुई है स्टैम्पीड में, ये भी वहाँ पर शामिल थी। कैसी क्या भगदड़ जैसी कैसी नहीं, जैसे कि अब हम हैं, जैसे हम इस भीड़ में हैं और आप लोग धक्का दे रहे हो, तो आगे वाले गिर गए, जीने पे आगे वाले गिर गए, तो उसी के ऊपर ही चढ़ गए सब एक के ऊपर एक चले गए, नीचे वाले दब गए, चढ़ जाओ तो हो गया। वो नीचे वाले जो दब गया जिसका सांस सारे लोग हैं, सारे दबे हुए हम लोग। जब ये भीड़ वहाँ हो रही थी तो वहाँ आरपीएफ के लोग कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर प्रशासन होते तो ये हाल नहीं होता। आपको बोल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं होता ये हाल। और मेरा मोबाइल खो गया, उसमें पैसे थे वो सब चले गए। आप लोग की ट्रेन की टिकट थी? हाँ जी टिकट थी, टिकट कंफर्म नहीं हुआ था सर, लेकिन वेटिंग में था। तो हमें भीड़ देख के हम ये सोचे कि हम प्लेटफॉर्म पे उतर के सीधे घर चले जाएंगे। क्या ये भी कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो हुआ था ये कुछ नहीं, ये जब मेरी ननद मर चुकी, जब ये भीड़ हुआ बाद में सभी लोग पहुंचे हैं प्रशासन, तब जाके ये सब अनाउंसमेंट हुआ है। भीड़ में जब वो मर चुकी है 1-2 घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुआ है। तो मैं आपको इस देश का कानून बताता हूं भीड़ को लेकर क्या है। सबसे पहले तो आप जिन गाय भैंस डांगर की बात करते हैं उनका कानून समझ लें। 200 किलो तक का अगर कोई जानवर है तो उसके आसपास 1 मीटर की जगह खाली होनी चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर जगह उसको मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए आसपास, अगर जानवर है 200 किलोमीटर तक का, 200 किलो का। और अगर ये जानवर 400 किलो से ज़्यादा है तो 2 स्क्वायर मीटर उसको जगह मिलनी चाहिए। ये इस देश का कानून कहता है, और ये है सेक्शन 50 ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल 1978। यानी इस देश में जानवर, और ये लागू होता है, जब जानवर को आप इस तरह नहीं ले जाते हैं तो चालान होता है, दंडात्मक कार्रवाई होती है। यानी इस देश में हम लोगों के लिए, इस सरकार के पास कोई ख्याल नहीं है कि ढोर जो जानवर होते हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हमको वो ले जा सके। इसी में एडिशनल जो सेक्शन है 56C वो कहता है कि 20 किलो तक का जो एनिमल है, ये भेड़ और बकरियों के लिए कानून है। 20 किलो तक का जानवर है उसको 0.18 स्क्वायर मीटर जगह आसपास देनी पड़ेगी। एक 4 से 4.5 टन कैपेसिटी के वाहन में आप 40 भेड़ से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। जब मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लोगों की शक्लें अपने दिमाग में रखें, और ये भी दिमाग में रखें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लोग वहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे लोग भाई बहन मारे गए, हमारे जैसे कॉकरोच मारे गए, क्या हम सब की मरने के लिए ही इस देश में अब हैसियत रह गई है? संजय सिंह ने जो ये बयान दिया है आम आदमी पार्टी के, ये बयान बड़ी अच्छी तरह से इस देश के नागरिकों की, यानी हम कॉकरोचों की दशा को बयान करता है। वो बताता है कि क्या हम मरने के लिए बचे हैं, और वो लाइन इतनी प्रभावशाली है कि मैं इस वीडियो में उसको जोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं, आप सुन लें। कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होके मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी महाकुंभ में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है,
कभी रोजगार मांगने पे मरना है तो कभी फसल का दाम मांगने पे मरना है, कभी फ्लाईओवर के टूटने पे मरना है, कभी पुल के टूटने पे मरना है। ऐसा लगता है मरना हमारी नियति बन गई है। अब आते हैं कि वहां पर इतनी भीड़ क्यों हुई। आप कहेंगे कि वहां पर भीड़ इसलिए हुई क्योंकि कह दिया गया कि साहब 144 साल में पहली बार मौका आया है, इसके बाद मौका नहीं आएगा, और इस बात को फैलाया गया। लेकिन इस बात को क्यों फैलाया गया ये भी हमको समझना पड़ेगा। कायदा तो कहता है कि आप छोटी सी अफवाह पे रोज एफआईआर दर्ज करते हैं योगी आदित्यनाथ कि ये आदमी यूट्यूबर फला फैला था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इतनी बड़ी अफवाह जिसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, इस मामले पर सरकार, उसका सोशल मीडिया स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सरकार की रजा से हुआ है। पॉलिटिकली देखने में आपको लगता है रजा से हुआ है, लेकिन सरकार के लिए ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स की ज़रूरत उसको ज़्यादा नहीं है। इस वक्त मसला दूसरा है जो अभी आपके सामने आएगा। कि आपको बताऊं कि ये जो सब कुछ फैलाया गया कि भैया ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग, इसका बहुत महत्व है, इसका ये है वो है, बहुत सारा चीज़ें, और दुनिया भर का प्रचार, देश भर में प्रचार किया गया। उत्तर प्रदेश के कुंभ का पोस्टर दक्षिण भारत में भी लगा था, बंगाल में भी लगा था। हर जगह के अखबारों को, मीडिया को धन देकर विज्ञापन छापने में लगाया गया। और अब इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि विज्ञापन की शक्ल में जो पैसा किसी अखबार को दिया जाता है उसके पीछे नियत क्या होती है। लेकिन इस बार बृहद प्रचार हुआ। इस प्रचार के कारण एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त सामने आई जो हमको बताती है कि सरकार ने क्यों ये प्रचार किया होगा और कैसे ये प्रचार हुआ। सबसे पहले भारतीय रेल को लेते हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ है, इससे करीब हफ्ते भर पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, क्योंकि मैं इत्तेफाक से उस दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। लौट के आने के बाद मैंने ये लिखा कि क्या सरकार लोगों को भीड़ से मार देना चाहती है? भगदड़ नहीं होगी तो क्या होगा? असंख्य ट्रेनें रेलवे स्टेशन से निकाली जा रही हैं जो कुंभ स्पेशल हैं। पूरे समय रेलवे स्टेशनों पे अनाउंसमेंट होता रहता है कि कुंभ के लिए अनरिजर्व ट्रेन आ रही है, उसमें बैठ जाओ। करीब करीब 40 करोड़ लोग 50 दिनों में, सरकार का आंकड़ा है, इस पर विवाद हो सकता है, 40 करोड़ लोग यानी 400 मिलियन लोग जा चुके हैं ट्रेन में। 13,000 ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 3,000 स्पेशल ट्रेन हैं केवल लोगों को ले जाने के लिए, और रेलवे ने इस पर 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि रेलवे किस तरह से इस मौके को कमाई की फसल काट लेने का मौका बनाने जा रहा था। रेलवे चाहता था कि कुंभ का फ़ायदा उठा के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा माल काटा जाए, और जो अनुमान है वो बहुत खतरनाक है। रेलवे के अनुमान पे हम आएंगे, इससे पहले कि कितने लाख करोड़ रुपए रेलवे कमाने वाला है। उत्तर प्रदेश में आते हैं, करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ था 2019 के कुंभ से। सोचिए 2,500 करोड़ रुपया लगाया इन्होंने। 2019 के कुंभ में 1.1 करोड़ 20 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1,20,000 करोड़ रुपए 19 के कुंभ में कमाए थे। और इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कमाने का इरादा रखती है। और अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और जो जॉम्बी कॉकरोच है हमारे बीच के, इनको आप भक्त बुलाते हैं, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कहाँ भीड़ है, हम तो गए तो वहाँ तो सफाई थी। कुछ पत्रकार वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, देखो कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है, कौन कहेगा यहाँ भीड़ है। आके लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इन सब लोगों ने एक नया लॉजिक उठाया और अब ये कह रहे हैं कि देखा 2 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं योगी जी कुंभ के जरिए। माइंड देखो, पैसा चाहिए क्यों। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये सरकार देश को गिरवी रख चुकी है। हमारे ऊपर विदेशी कर्जा 4 गुना हो चुका है। राज्य सरकारों के ऊपर अंधाधुंध कर्जा है। सिर्फ ऋणम कृत्वा घितम पिबेद हो रहा है। पूरे देश के हाईवे कर्ज में डूबे हुए हैं। जितना टोल पूरे देश से इकट्ठा होता है वो सारा का सारा ब्याज में चुकाया जा रहा है। इस तरह के अनेक आंकड़े समय समय पर इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं।
सरकार को लगता है कि इस बार इन कॉकरोचों को दौड़ा के मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, और जब सरकार ये पैसे इकट्ठे करने के उपक्रम में लगती है तो वो लोगों को उठा उठा के, देखिए जब आपको ये बिजनेस करते हैं तो आपको उसका विज्ञापन भी करना होता है। आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कभी आप छूट देने की बात करते, कभी कुछ बात करते हैं, और हो ना हो 144 साल में पहली बार मौका आया है ये बकवास, जो कि भारत के शंकराचार्य और बड़े संत इसको झूठा ठहरा चुके हैं कि ऐसा नहीं है। जब कोई जानते ही नहीं है दुनिया में पहला कुंभ कब हुआ था, तो 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है। ये कैसे आ गया, कहां से आंकड़ा आया, कौन लाया? ये महाकुंभ का आंकड़ा कहां से आया? उस कुंभ को, अर्ध कुंभ को भी कुंभ कह दिया गया था। ये कौन कह रहा था? और ये हर साल कुंभ होगा, इसको सरकारी कानून किसने बदला? किसने धर्म को नोट छापने का इंतजाम बनाया? ये समय के अंदर लिखा जाना चाहिए। तो इन लोगों ने प्रचार के लिए ये सारे तरीके अपनाए, तरह तरह की अफवाहें, ग्रह नक्षत्रों की बातें, दुनिया भर का पब्लिकेशन और तमाम सारी चीज़ की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ग्राहक बनाया जा सके, रेवेन्यू जनरेशन का व्हीकल बनाया जा सके। इसीलिए रेलवे ने इतनी ट्रेनें चलाई। माल छापना चाहता है तो इसलिए छापना चाहता है कि 2013 में उसने 12,000 करोड़ रुपए कमाए थे, उसका मन नहीं भरा। उसके बाद उसने 2019 में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए कमाए। अगर इस बार उस भीड़ से मल्टीप्लाई करो तो 3 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। तो ये हो क्या रहा है? इस कमाई के लिए मुझे और आपको भर भर कर ट्रेनों में तूने टिकट लिया, तू ट्रेन में बैठा, अश्विनी वैष्णव के पास खजाने में माल आ गया। अब सरकार नहीं चलती, दुकान चलती है साहब। बिठा दिया, भेज दिया, प्रयागराज में सड़क पे उतार दिया, लोग यहां भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं। कल उसी प्रयागराज में फिर से कुछ लोग फुटपाथ पे सो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, यहां तक कि वहां पर भीड़ को डाइवर्ट कर देते हैं, उठा के किसी अंदर खुसरो बाग में घुसा दिया, वहां से निकाल दिया। पूरे में ये चल रहा है। तो यहां से भरो लोगों को, इतनी सारी ट्रेनों में छोड़ो। ये ठीक वैसे हो रहा है जैसे इलेक्शन रैलियों में लोगों को लाया जाता है, वहां पर भी मुनाफे की फसल काटनी होती है, वो पॉलिटिकल मुनाफा होता है। तो लोगों को पहले आप ये समझाइए कि आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी मौका है। आपके बाप को भी ये मौका नहीं मिला, उसके बाप को भी ये मौका नहीं मिला, और आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी 3 पीढ़ी को मौका नहीं मिलेगा। मत चूके चौहान पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो एक खास आइडियोलॉजी का है। उसका कथावाचक पंडित से लेकर सब लोग इस बात के प्रचार में लग गए। 144 साल बाद पाप धुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसमें एक ऐसा वातावरण देश में बनाया कि हर आदमी कुंभ जाना चाहता है। अब भेड़ चाल हो गई है, भैया तुम नहीं गए क्या, तुम नहीं गए, तो आदमी को लगता है। इस चक्कर में रेलवे स्टेशनों पे लोग भर रहे हैं। और ये जो जरिया है कमाई का, इसमें ना तो रेलवे ने ये सोचा कि भैया अगर कमाई कर रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेन चला लो। साल भर तो आप रोते हो नई ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती क्योंकि हमारे पास ट्रैक नहीं है। आज उन्हीं ट्रैकों पे कई गुना ट्रेन कैसे चल रही है, और आप चलाते हो, लोगों को इकट्ठा करके लाते हो, और भीड़ को मैनेजमेंट करने का कोई जरिया नहीं है। आपके पास सीसीटीवी लगे हैं, बेकार है। इस देश में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ है, एक फोर्स है जो समय समय पे करता रहता अपना एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज, कि भीड़ हो जाएगी तो कैसे मैनेज करेंगे। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स करता है ना एनडीआरएफ। और जगह जगह पे आपके पास वीडियो आते हैं, भैया मेट्रो में बम निकला, वो फेक एक्सरसाइज थी साहब, झूठ मूठ में वो लेट रहे थे जैसे घायल की तरह, उनको उठा के ले जाया गया। कल कहाँ गया तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट? रेलवे स्टेशन पे भीड़ कल पहली बार नहीं हुई थी। रेलवे स्टेशन पे ऐसी भीड़ लगातार हो रही है कई दिनों से। क्यों नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई भी ड्रिल वहां की गई और ना किसी को वहां पर तैनात किया गया?
क्या रेलवे के अधिकारियों को ये पता नहीं है, जब इस देश में ये पता है कि मुर्गे के पिंजड़े में कितने मुर्गे भरने चाहिए तो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे कितने आदमी भरने चाहिए, ये आपको नहीं पता है? क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि जब कुंभ में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो रही है, इलाहाबाद की सड़कों पे भी लोग नहीं समा रहे हैं, लोग इधर उधर सो रहे हैं, भगदड़ में मर जा रहे हैं, 3-4 भगदड़ हो जाती हैं, सरकार झूठ बोल के छिपा रही है, तब भी आप यहां से आदमी भर भर के भेजे जा रहे हो? आपको सिर्फ माल छापने से मतलब है, आप एक लालची व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हम सब कीड़े मकोड़े कॉकरोचों को जब मर जाते हैं तो हमारी मौत को झाड़ू से झाड़ के किसी डब्बे में फेंक दिया जाता है और उसको छुपा दिया जाता है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ट्वीट करता है कि लोग मर गए, उसके बाद वो अपने ट्वीट को एडिट करता है, मरने वालों की संख्या हटा देता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ शाम तक मरने वालों की संख्या बताने को तैयार नहीं थे। फिर योगी का आया कि सब कुछ सामान्य है कुंभ में, और समान ट्वीट अश्विनी वैष्णव का आता है कि रेलवे स्टेशन पर सब कुछ समान है। उसी रेलवे स्टेशन से रात को 12:30 बजे आया हूं मैं, भोपाल शताब्दी से। प्लेटफॉर्म पे एक चिड़िया नहीं थी। रेलवे स्टेशन के अंदर पहाड़गंज साइड से मेन रोड से स्टेशन कैंपस में एक टैक्सी तक को घुसने नहीं दिया जा रहा था, किसी इंडिविजुअल यात्री को घुसने नहीं दिया जा रहा था। यह क्या सामान्य था? नहीं। आप यह बताने की जरूरत कर रहे थे गोलमोल भाषा में कि यह सामान्य नहीं था, भीड़ ही नहीं थी वहां पे, सब कुछ नॉर्मल है। शर्म करिए। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें अब यह समझने लगी हैं कि सिर्फ चुनाव के समय बस वोट मैनेज कर लो, उसके बाद जूते की दम पे राज करो। ये मरते तो मरे, इनसे नोट खसोटो, इनकी लाशों से कमाई करो, घर भरो। ये इस देश का एक सिस्टम बन गया है। सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, आपको सी बनाते हैं, आपसे वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद वही करते हैं। और अब एक देश एक चुनाव होगा तो यह भी फिक्र नहीं होगी कि आज इनको हमने मार दिया, इनकी मौत को छिपा लिया, तो ये हमसे जवाब मांगेंगे। क्योंकि अब पता है कि चुनाव 5 साल बाद आएगा। अभी चुनाव 5 साल बाद अभी भी आता है, लेकिन कभी यूपी का आ जाता है, कभी दिल्ली का आ जाता है, कहीं कहीं का आ जाता है। तो सरकार को जनता के सामने दब के रहना पड़ता है। तो ये इनकी बड़ी भारी समस्या है। ये चाहते हैं एक बार वोट ले लिया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म, तुम प्रजा हो, हम राजा हैं। इलेक्शन के कुछ दिनों में तुमको हम राजा बोलेंगे, उसके बाद हम तुम्हारी बढ़िया से बॉडी खोलेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तुम्हारी आंतड़ियाँ निकालेंगे, तुम्हारे अंतरंगों को निकालेंगे और बेच खाएंगे। कहीं तो छोड़ दो, गरीब मजदूर किसान पे टैक्स लगा रहे हो, फिर भी तुमको यहां से पैसा चाहिए। इस देश का 70% टैक्स गरीब आदमी दे रहा है, 70% जीएसटी, तब भी तुम्हारा जी नहीं भर रहा है। इतना ज्यादा ठेकेदार कल्याण कार्यक्रम कब तक चलेगा? कब तक उद्योगपतियों, इस देश के ठेकेदारों, अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी जो ठेकेदारी करते हैं, और बहुत सारा एक नेटवर्क बना हुआ है, ये उन्हीं के कमीशन हैं जिनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, अलग अलग संस्थाओं की, संस्थानों की, पार्टियों की। इस देश में साफ दिखाई देता है। शीश महल सरकारी खर्चे से बना था, टैक्स के खर्चे से बना था, लेकिन इस देश में ठेके देने पे कमीशन के तौर पे भी इमारतें बन रही हैं, ये भी हमारे सामने है। हमने देखा किस तरह से हिंदुस्तान में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दलाली हुई है, दलाली। और आज वो सब लालच हम सबके सामने मौजूद है, और हमारी आई वॉश करने के लिए इस देश का मीडिया बोलता है कि भाई साहब भगदड़ हो गई थी। भगदड़ नहीं हुई थी मेरे भाई, भगदड़ होती इस भीड़ में तो 1000-2000 मर जाते हैं। ये तो तुमने भीड़ इकट्ठी करके घोंट के मार दिए, इसमें तो भगदड़ की नौबत ही नहीं आई। कोई भी भगदड़ का, किसी प्रकार का कोई तस्वीर नहीं है। चश्मदीद भी कह रहे हैं। आप वो मासूम हैं, आप माइक लेकर उनके सामने पहुंच जाएंगे, भगदड़ हुई तो उस शब्द का इस्तेमाल करने लगेंगे, बात अलग है। लेकिन भगदड़ की परिभाषा मैंने आपको बताई है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये भगदड़ नहीं थी, ये एक तरह की अमानवीय हत्या थी, जिसमें लोगों को आपने
उस जगह की क्षमता से कई गुना ज़्यादा एक जगह भर दिया। मुर्गी को लेके जाते हैं, आपको पानी रखने का इंतज़ाम करना चाहिए। भैंस को लेके जाते हैं, पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। जितनी तुम्हारी गिनती की 4 प्याऊ प्लेटफॉर्म पे लगी हैं, ये घंटों ऐसे लोग खड़े रहते हैं भीड़ में, क्या आपको लगता है कि वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं इस भीड़ से निकल के? इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। कॉकरोच भाइयों, मैं भी कॉकरोच, आप भी कॉकरोच, हम सब कॉकरोच। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे इस सरकार को संवेदनशील बनाएं। इन 5 सालों के बीच में हमारे जैसे लोग अनेक सूचनाएं आपके पास लेकर आते हैं, आप लोग उसको साझा भी करते हैं, लोगों तक भेजते भी हैं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, ताकि सरकार थोड़ा दबाव महसूस करे। सरकार की इसीलिए आलोचना की जाती है कि सरकार के ही कान खींचने से चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। मैं जाके किसी दूसरे आदमी के पार्टी की नेता के खींचाऊंगा, उससे क्या बदलेगा? वो पार्टी से पार्टी सुधर जाएगी, उससे मुझे क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी महान हो जाएगी राहुल गांधी के कान खींचने से, इससे इस देश को क्या मिलेगा? अगर इस देश की सरकार ढंग से काम करेगी मेरे कान खींचने से, तो देश को मिलेगा। और इसीलिए हम ये कोशिशें करते हैं, इसीलिए आप इन कोशिशों में भागीदार बनते हैं। और ये सिलसिला और मजबूती से करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे वीडियो फॉरवर्ड करें, लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं, इन बातों को भी लोगों के सामने जाना चाहिए। क्या इस देश में आदमी को आदमी नहीं माना जाएगा? आदमी को जानवर माना जाएगा, उससे भी बदतर माना जाएगा। 70 साल हो चुके हैं, 75 साल। अमृत काल, अमृत वर्ष, पता नहीं क्या क्या शब्द हैं, पर हमारे हिस्से में जूतों के नीचे कुचलकर मर जाना है। जय हिंद।